कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए इसके पिछले भाग को सुनना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं। आरोही जो अभी भी बहुत ज़्यादा रो रही थी, वो दच के शर्ट के कॉलर को कस कर पकड़ कर बैठी हुई थी। वहीं दच उसके कमर में हाथ डाल उसके बालों से उसे सहलाते हुए बार बार उसे शांत कराने की कोशिश कर रहा था। आरोही काफ़ी देर तक रोती रहती है और रोते रोते ही कब बेहोश हो जाती है, दच को पता ही नहीं चलता है। कुछ देर बाद जब दच को आरोही की धीमी सांसें महसूस होती हैं, तब वो आरोही की तरफ झुककर देखता है तो कहता है, ये तो बेहोश हो गई है। वो जल्दी से अपने पैंट के पॉकेट से मोबाइल निकालता है, तुरंत अपने असिस्टेंट को कॉल कर कोल्ड वॉइस में बोला, गेट रेडी फॉर डॉक्टर, इट्स इमरजेंसी। ये कहकर वो तुरंत कॉल कट कर देता है। फिर आरोही को कसकर अपनी बाहों में जकड़ लेता है। इस वक्त उसकी आंखें सख्त लाल हो गई थी। उसके गुस्से के कारण कार का टेम्परेचर भी गिरने लगा था। इस वक्त वो बहुत भयानक लग रहा था, जैसे मानो राक्षस हो, और अगर कोई उसके सामने आ गया तो वो उसे तुरंत मौत के घाट उतार देगा। दच के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। आखिर दच क्या करने वाला था, भगवान ही जाने। करीब आधे घंटे बाद एक बड़े से रूम में एक लड़की बेड पर बेहोशी की हालत में पड़ी हुई थी। उसके लंबे घने बाल बेड पर बिखरे हुए थे और उसका चेहरा बहुत डर लग रहा था, जिसे साफ पता चल रहा था कि वो बहुत ही बीमार है। उसकी आंखें भी सूज गई थी और उसने आंखें बंद कर रखी थी, पर उसके चेहरे पर एक चमक थी। वो लड़की कोई और नहीं, आरोही थी। और उसके आसपास बहुत से डॉक्टर खड़े थे, उसे चेक कर रहे थे। करीब 10 मिनट बाद दच रूम में आया तो एक लेडीज डॉक्टर ने दच की तरफ देखा, जो बिना किसी भाव के अपने पैंट के पॉकेट में एक हाथ डाले खड़ा था और उस लेडीज डॉक्टर की तरफ घूर कर देख रहा था। तभी वो लेडीज डॉक्टर डर से कांपते हुए अपने सिर को झुकाकर बोली, सर, मैम को पैनिक अटैक आया था और मैंने उन्हें इंजेक्शन दे दिया है, थोड़ी देर में वो होश में आ जाएंगी। उसने कहा, सर, घबराने वाली कोई बात नहीं है, बस उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा खुश रखने की कोशिश कीजिए, उन्हें किसी भी तरह का स्ट्रेस ना हो। ये सुनते ही दच आरोही की तरफ देखा और बिना किसी भाव के उस लेडीज डॉक्टर से एक शब्द बोला, आउट। दच के शब्द सुनते ही वहां मौजूद सभी डॉक्टर्स जल्दी जल्दी रूम से भाग गए और बाहर आकर गहरी सांस लिए। फिर मन ही मन बोले, थैंक गॉड, हम बच गए। ये कहकर वो सभी बिला के बाहर चले गए, क्योंकि उन्हें ये डर था कि कहीं दच वापस से उन्हें ना बुला ले। वहीं दच अपने लंबे लंबे कदमों को बढ़ाते हुए बेड के पास गया और आरोही के बगल में बैठ गया। फिर प्यार से उसके चेहरे को निहारने लगा। दच का जो चेहरा अभी गुस्से से तमतमाया हुआ था, आरोही के सामने आते ही उसके चेहरे पर अलग ही भाव आ गए। वो इस वक्त काफी इमोशनल और भावुक लग रहा था। दच आरोही के हाथों को पकड़कर उस पर किस करते हुए बोला, वाइफी, गेट अप वाइफी, आई कांट लाइव विदाउट यू। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मैं तुम्हें इस तरह से नहीं देख सकता। यू नो ना, मैं तुम्हारी आंखों में एक आंसू नहीं देख सकता। ये कहकर वो झुककर उसके माथे को चूम लिया और वहीं उसके पास ही बैठा रहा। करीब 20 मिनट बाद धीरे धीरे आरोही होश में आने लगी। जब आरोही ने धीरे से अपनी आंखें खोली तो खुद को रूम में पाया। तभी उसकी नज़र पास में बैठे दच पर गई, जो एकटक उसे ही देखे जा रहा था। उसे देखकर आरोही हल्का मुस्कुराई। तभी दच ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और कसकर गले लगाते हुए कहा, व्हाट हैपेंड वाइफी, क्या हुआ था, ये सब कैसे हो गया। आरोही दच की बात सुनकर धीरे से उसके हाथों को अपने पीठ के पास ले गई और उसे कसकर पकड़ते हुए वापस से रोने लगी। दच उसके बालों में हाथ फिराते हुए उसे शांत कराने लगा और धीरे से बोला, डोंट, आई डोंट लाइक इट। तब आरोही थोड़ी देर में खुद को संभाली। फिर उसने दच को सारी बातें बता दी, जो जो ऑफिस में हुआ था उसके साथ। जैसे जैसे दच आरोही की बातें सुन रहा था, वैसे वैसे उसके चेहरे के भाव बदलते जाते। कुछ देर बाद जब आरोही ने सब बात दच को बता दी तो दच ने उसे अपनी गोद में बैठा लिया और प्यार से उसके माथे को चूमते हुए बोला, डोंट वरी वाइफी, ये सब छोड़ो, इन सब बातों पर ध्यान मत दो, मैं सब हैंडल कर लूंगा। पर आरोही अभी भी आंखों से आंसू बहा रही थी। आरोही को आंसू बहाते देखकर दच बोला, आई एम अ बैड हस्बैंड, है ना वाइफी।
ये सुनते ही आरोही हैरानी से दच की तरफ देखने लगी, जिस पर दच बोला, एम आई राइट वाइफी? मैं सही कह रहा हूँ? अगर मैं अच्छा होता तो तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने देता। ये कहकर वो वहीं पास में रखे टेबल पर खींचकर तेज से अपने हाथ से मारा। जैसे ही आरोही ने दच की तरफ देखा तो उसके हाथों से खून निकल रहा था, जिसे देखकर आरोही की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और तुरंत उसके हाथों को पकड़कर अपने सीने से लगाती बोली, प्लीज ऐसा मत करो, डोंट लाइक इट, यू नो ना हबी, आई रियली लाइक यू। ये सुनकर दर्श आरोही की तरफ हैरानी से देखने लगता है, जिस पर आरोही मुस्कुराते हुए धीरे से उसकी आंखों में देखकर धीरे से उसके चेहरे की तरफ बढ़ी और उसके होठों को अपने होठों से मिला लिया। जैसे ही आरोही ने ऐसा किया, दच एक पल के लिए फ्रीज हो गया। दच को यकीन ही नहीं हो रहा था कि आज आरोही खुद से आगे बढ़कर ये कदम उठाई। उसकी तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो कसकर उसकी कमर में अपने दोनों हाथों को लपेट लिया और उसे खुद से चिपका लिया। कुछ ही देर में दोनों एक दूसरे के होठों को बेतहासा चूमे जा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे मानो आज वे दोनों एक दूसरे को छोड़ना ही नहीं चाह रहे थे। किस करते हुए ही दच ने आरोही को बेड पर लिटा दिया और उसके ऊपर आकर वापस से उसे किस करने लगा। उनका किस काफी देर तक चला। जब आरोही को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी, तब दच धीरे से उसके होठों को छोड़कर उसकी गर्दन और कॉलर बोन को चूमने लगा और उसके हाथ आरोही के पूरे शरीर पर घूम रहे थे। वहीं आरोही एक हाथ से बेडशीट को पकड़े हुए और दूसरे हाथ को दच के बालों में घुमाई जा रही थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी, जैसे मानो वो इस खुशनुमा एहसास को महसूस करना चाह रही थी। दच जैसे ही इससे आगे बढ़ता, अचानक ही रूम का डोर ओपन हुआ और कोई बोलते हुए, भाई, भाभी कैसी है? पर जैसे ही वो सामने की तरफ देखा तो झट से पीछे मुड़ गया। इस वक्त रूम में कोई और नहीं, दच का दोस्त तुषार आया था। दच उसे वहां देखता है तो गुस्से से अपनी आंखें बड़ी कर उसे घूरने लगता है। वहीं आरोही उसके दोस्त को वहां देखकर तुरंत बेडशीट से खुद को कवर कर लेती है और शर्म से अपनी नजरें झुका लेती है। दच गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठी बनाकर बोला, जस्ट गेट आउट। ये सुनते ही उसका दोस्त जल्दी से वहां से भाग जाता है और तब तक आरोही भी बेड से उठकर बाथरूम में चली गई। दच बेड पर अपने हाथों को मारते हुए बोला, शिट, इसे भी अभी आना था, स्टूपिड। पर फिर आरोही के किए गए एक्शन को सोचकर वो मन ही मन मुस्कुराने लगा। उसके होठों पर एक बहुत ही बेहतरीन स्माइल आ गई। फिर वो उसी तरह मुस्कुराते हुए रूम से बाहर चला गया। दच अपने रूम से बाहर आया और बाहर आकर देखा तो रूम के बाहर ही उसका दोस्त तुषार खड़ा था। उसे देखकर वो उसे घूरने लगा। उसका दोस्त दच को अपनी तरफ घूरता देख पाकर तुरंत डर से अपने दांत दिखा देता है। दच उसे पूरी तरह से इग्नोर कर अपनी पैंट की पॉकेट से मोबाइल को निकाला और किसी को डायल करते हुए अपने मोबाइल को कान पर लगाया और वहां से दूसरी तरफ चला गया। वहीं दच को इस तरह जाते देख तुषार का मुंह बन गया। दस अपने असिस्टेंट विजय को कॉल करता है और 2-3 रिंग होने के बाद उसने कॉल उठाया। फिर हड़बड़ाते हुए बोला, यस सर, यस सर। तब दच ने अपने कोल्ड वॉइस में बोला, जल्द से जल्द मिस्टर शर्मा की कंपनी को नीलामी की कगार पर लाओ। ये सुनते ही दच का असिस्टेंट एक पल के लिए घबरा गया। वो सोचने लगे कि बॉस ऐसा क्यों कर रहे हैं। हो ना हो मैडम के साथ कुछ हुआ है, जिस वजह से बॉस इतना गुस्से में है। वो अभी भी कुछ बोल नहीं रहा था, बस दच की बातें सुने जा रहा था। तभी दच इरिटेट होते हुए बोला, तुम मेरी बात सुन भी रहे हो? आर यू लिसन टू मी? ये सुनते ही उसका असिस्टेंट हड़बड़ाकर बोला, यस सर, ये सर मैं सुन रहा हूँ, मैं सब कुछ समझ गया सर, काम हो जाएगा सर, आप बिल्कुल चिंता ना करें। दच कहता है, देखो, तुम पूरी कोशिश करना कि उनके सारे शेयर्स डाउन हो जाएं और हम उनके सारे शेयर्स खरीद लेंगे। ये कहकर उसने कॉल कट कर दिया। वहीं दच की बात सुनकर उसका असिस्टेंट यानी कि विजय, जैसे ही दच ने कॉल कट किया उसने एकदम से राहत की सांस ली और बोला, ये डेविल तो आज पूरी तरीके से डेविल के अवतार में आ गया है। चल बेटा, जल्दी से काम पर लग जा, कहीं ऐसा ना हो कि ये तुझे सूली पर चढ़ा दी। ये कहते हुए तुरंत अपने काम में लग गया। जैसे ही दच पीछे मुड़ा तो उसे वापस से तुषार खड़ा मिलता है। ये देखकर वो बहुत गुस्से से लाल हो जाता है और उसे घूर कर देखने लगता है, जिस पर तुषार हंसते हुए बोलता है, ही, मैं तो बस ये देख रहा था कि तू आखिर किससे बात कर रहा है। अगर तुझे कोई काम था तो तू मुझे बताया होता, ये काम तो मैं एक चुटकी में कर देता। उसकी बात सुनकर दच बोला, आई डोंट लाइक टॉक टू एनी लूजर पर्सन। ये कहकर वो उसे पूरी तरह से इग्नोर करके वहां से चला गया। वहीं तुषार ने डच की बात सुनी तो उसे बहुत ही ज्यादा इंसल्टेड महसूस हुआ।
वो सोचने लगा कि आजकल दर्श बहुत बदल गया है, पर मैं भी इसे छोड़ूंगा नहीं। बड़ा आया मुझे यूजलेस कहने वाला। ठीक है बेटा, जब तुझे मेरी ज़रूरत होगी फिर मैं बताता हूँ कि मैं यूजलेस हूँ या यूज़फुल। ये कहकर वो भी अपने बालों में हाथ फेरते हुए वहां से रूम में चला गया। वही दत्त जैसे ही रूम में आया, आरोही वॉशरूम से बाहर आने वाली थी। अभी वो वॉशरूम में ही थी क्योंकि उसका सिर बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था, जिस कारण उसने शावर ले लिया था। अब उसे काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा था। वो अपने हाथों में टॉवल पकड़े हुए वॉशरूम से बाहर आई। जैसे ही दत्त की नज़र आरोही पर पड़ी, उसे कुछ समय पहले आरोही को उसे आई लाइक यू कहना और उसके होठों को खुद से आगे बढ़कर चूमना, ये सब याद आने लगा। उन सब प्यारे मोमेंट को याद कर उसके होठों पर एक तिरछी मुस्कान आ गई। वो धीरे धीरे अपने कदमों को बढ़ाते हुए आरोही के पास गया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। ऐसा करते ही आरोही एक पल के लिए डर गई, पर जैसे ही उसे एहसास हो गया कि ये दक्ष है तो वो नॉर्मल हो गई, क्योंकि दक्ष के शरीर से आती परफ्यूम के फ्रेग्रेंस को सूंघ कर आरोही मदहोश होने लगी। वहीं दक्ष भी आरोही के बालों की खुशबू को सूंघते हुए उसमें डूबते जा रहा था। वो धीरे से आरोही के बालों को एक साइड किया और उसकी गर्दन पर अपने होंठ रखकर बोला, तुम कब रेडी हो रहे हो वाइफी? अब मैं और वेट नहीं कर सकता। ये सुनते ही आरोही सियर उठी और उसके हाथ अपने बाथरूम पर कस गए। वो अपने हाथों की मुट्ठी बनाए हुए थी, मानो वो खुद को कंट्रोल कर रही हो। तभी दक्ष के हाथ आरोही के हाथों पर चले गए। वो धीरे से अपने हाथों से आरोही के हाथों की उंगलियों को कसकर पकड़ लिया और एक बार फिर से उसकी गर्दन पर अपने होंठ चलाने लगा। ये होते ही आरोही का चेहरा शर्म से पूरा लाल हो गया। अब तो उसे अपना चेहरा जलने भी लगा था। ऐसा लग रहा था मानो उसे चेहरे में जलन का एहसास हो रहा था। जब आरोही से रहा नहीं जाता है तो वो झट से दत्त की तरफ मुड़ती है और उसके सीने से लग जाती है। वहीं दत्त आरोही के ऐसे लगने से मुस्कुरा देता है और प्यार से उसके बालों को सहलाने लगता है। फिर वो धीरे से उसके कानों में बोला, कोई बात नहीं वाइपी, जितना तड़पाना है तड़पा लो, एक एक का गिन गिन कर बदला लूंगा, वो भी सूद समेत। ये कहकर वो उसके कानों को चूम लेता है। वहीं आरोही दत्त की बात सुनकर और भी ज़्यादा मुस्कुराने लगी। तभी आरोही का मोबाइल बजने लगा। मोबाइल की रिंग टोन सुनकर आरोही दत्त से दूर हुई और अपने बैग से मोबाइल निकाल कर देखा तो उसमें उसकी फ्रेंड जिया का कॉल आ रहा था। उसने एक नज़र दत्त की तरफ देखा और कॉल उठा लिया। दूसरी तरफ से जिया की हड़बड़ाहट जैसी आवाज़ आई, आरोही कैसी है तू? तू ठीक तो है ना? कुछ हुआ है क्या? मुझे सब पता चल गया है। बॉस ने तुम्हें कुछ कहा है ना? कितने कमीने हैं, ना जाने क्या सोच के रखा है। तू ठीक तो है ना? और तू अभी कहाँ है? बता, तुझे कुछ हुआ तो नहीं? तू फ्लैट पर है या दत्त सर के साथ या अकेले है? एक के बाद एक लगातार वो बोली जा रही थी। वो आरोही की कुछ सुन ही नहीं रही थी। ये सुन आरोही बोली, बस बस चुप कर तू तो एक्सप्रेस की तरह चालू हो गई है, मुझे भी कुछ बोलने देगी? जिस पर जिया मुस्कुराकर बोली, जब तू कुछ बोलेगी तो ना। तू कुछ बता ही नहीं रही है, मुझे तेरी चिंता हो रही थी। ये सुनकर आरोही मुस्कुराई और बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अभी इस वक्त मैं विला में हूँ दक्ष के साथ। ये कहकर वो हल्का मुस्कुरा दी। वहीं आरोही की बात सुनकर दक्ष धीरे से उसके पास आया और उसके बगल में बेड पर बैठ गया और उसके कमर में हाथ डाल उसे अपने करीब खींच लिया। जैसे ही जिया आरोही की बात सुनती है तो कहती, ओहो, लगता है मैं गलत टाइम पर कॉल कर दी, सॉरी। हाँ, तुम दोनों लवी डबी हो रहे हो तो उसी में लगे रहो। जैसे ही आरोही जिया की बात सुनती है तो वो शर्मा जाती है। तभी वो बोलने वाली होती है, पर उससे पहले ही जिया कॉल कट कर देती है। दक्ष जो कि आरोही के बिल्कुल पास था, वो उन दोनों की बातों को भी सुन लेता है। जैसे ही आरोही मोबाइल को बेड पर रखती है, दक्ष उसे पकड़कर अपनी तरफ खींचता है और उसकी आंखों में देखकर बोलता है, आर यू रेडी वाइफी? ये कहकर आरोही के कुछ भी बोलने से पहले ही वो उसके होठों पर अपने होठ रख देता है और उसे बड़ी ही शिद्दत के साथ चूमने लगता है। वहीं दूसरी तरफ मायरा बौखलाई हुई थी और मिस्टर रकुल शर्मा ऑफिस में बैठे अपने लैपटॉप पर निगाह लगाए हुए थे। जैसे जैसे वो लैपटॉप की तरफ देखते, उनके चेहरे के भाव बदलते जाते। धीरे धीरे उनका चेहरा डार्क होने लगा क्योंकि वो गुस्से से लाल हो रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से ये क्या हो रहा है। उनके सामने इतनी बड़ी परेशानी कैसे आ सकती है। वो गुस्से के कारण अपने केबिन में टेबल पर रखे सभी सामानों को इधर उधर फेंकने लगे।
आखिर रकुल शर्मा ने ऐसा क्या देखा कि वो हैरान रह गई। रकुल शर्मा ने अपने केबिन के सारे सामानों को एक एक करके अस्त व्यस्त कर दिया। वहीं उनका असिस्टेंट अपने सर का गुस्सा देखकर किसी को कॉल करता है। कॉल करने के 15 मिनट बाद ही वहीं ऑफिस में कोई आता है। मिस्टर शर्मा अभी भी अपने केबिन के सारे सामानों को तोड़ फोड़ कर वहीं चेयर पर गुस्से से बैठे हुए थे और अपने बालों को हाथों से पकड़कर नोचे जा रहे थे। तभी केबिन का डोर ओपन हुआ और एक लेडी जल्दी से चलते हुए केबिन में एंटर हुई। वो लेडी कोई और नहीं, रकुल शर्मा की दूसरी वाइफ अंजलि शर्मा थी। वो मिस्टर शर्मा के पास जाकर उनके सिर को सहलाने लगी। जैसे ही मिस्टर शर्मा को महसूस हुआ कि कोई उनके पास खड़ा है, वो अपने सिर को ऊपर करके देखे तो वहाँ पर अपनी वाइफ को देखकर तुरंत उसके गले लग गए। तब मिस्टर शर्मा की वाइफ अंजलि उनके बालों को सहलाते हुए बोली, आप इतना टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। ऐसी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं करते हैं। मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप पहले की तरह सब सही कर देंगे। ये कहते वो बार बार मिस्टर शर्मा को समझा रही थी और उनके माथे को भी बड़े प्यार से चूम रही थी, जिससे मिस्टर शर्मा रिलैक्स हुए। तभी मिसेस शर्मा उन्हीं के पास वाले चेयर पर बैठते हुए बोली, आपको पता चला कि ये सब किसने किया? जिस पर मिस्टर शर्मा तुरंत बोले, यही तो नहीं पता चल रहा है कि आखिर कौन है और उसने ये सब क्यों किया। हमने बहुत कोशिश की पर पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर रातों रात ऐसा कौन सा दुश्मन आ गया है जो मेरी कंपनी को बर्बाद करने पे तुला है। मिस्टर शर्मा कहते हैं, मैंने इस कंपनी को सालों की मेहनत के बाद खड़ा किया है और मैं इस तरह से बर्बाद होते नहीं देख सकता हूँ। जिस पर अंजलि मिस्टर शर्मा के हाथों को पकड़कर बोली, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना आपके साथ। हम दोनों मिलकर इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन निकाल लेंगे। आप उस आरोही से क्यों नहीं कहते हैं कि वो पता करे ये सब किसने किया है। जिस पर मिस्टर शर्मा धीरे से अपने हाथों को छुड़ाकर दूसरी तरफ देखने लगे। मिस्टर शर्मा को इस तरह से शांत और इग्नोर करते देख उस लेडी को अजीब लगा। वो मिस्टर शर्मा के चेहरे को अपनी तरफ घुमाकर बोली, क्या बात है, आप इस तरह से क्यों बिहेव कर रहे हैं? क्या आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? जिस पर मिस्टर शर्मा अभी भी कुछ नहीं बोलते हैं। ये देख कर मायरा की मॉम मन ही मन बोली, अब आखिर ऐसा क्या हो गया है? अब क्या कर दिया उस आरोही की बच्ची ने? जरूर उसने कोई कांड किया होगा और ये अपनी बेटी को बचा रहे होंगे। मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा। मैं इन्हें अपने प्यार के जाल में ऐसे फंसा चुकी हूँ कि अब ये कभी मुझसे दूर जा ही नहीं सकते। पर अब एक बार फिर से मुझे ड्रामा करना होगा। ये कहते ही अपना ड्रामा करते हुए नकली आंसू बहाने लगी। उसी तरह सुबकते हुए बोले, अब आप मुझसे अपनी प्रॉब्लम भी शेयर नहीं करना चाहते? मतलब मैं अब आपके लिए इतनी भी इम्पोर्टेंट नहीं हूँ कि आप मुझे अपनी परेशानी बता सकें? कुछ देर शांत होकर बोली, हाँ हाँ, मैं समझ गई। आरोही आपकी बेटी है ना? मैंने तो उसे जन्म नहीं दिया है, इसलिए आपको लगता है कि मैं तो उसकी सौतेली माँ हूँ। यही बात है ना? पर आप नहीं जानते, मैंने उसे अपनी बेटी मायरा से भी बढ़कर प्यार किया है। ये कहकर वो अपनी घड़ियाली आंसू बहाने लगी, जिसको मिस्टर शर्मा तुरंत मिसेस शर्मा की आंखों से आंसुओं को पोंछती बोली, ऐसा बिल्कुल नहीं है जान, मुझे सब पता है। मुझे पूरा यकीन है कि तुम मायरा से ज़्यादा आरोही से प्यार करती हो, पर वो तुम्हारे प्यार के लायक नहीं है। वो बहुत ही कैरेक्टरलेस लड़की है। ना जाने क्या गुल खिलाए कि करण ने उसे छोड़ दिया। अब मैंने भी उसे अपने ऑफिस से बाहर निकाल फेंका है। वो इस ऑफिस में नहीं है, इसलिए मैं उसे कोई भी काम नहीं कह सकता। ये सुनते ही मिसेस शर्मा एक पल के लिए बहुत ही खुश हुई, पर कुछ सोचकर वो जल्दी से बोली, यह आपने क्या किया? इस तरह से आपको अपनी बेटी के साथ ऐसे सलूक नहीं करना चाहिए था। शायद आपको कोई गलत फहमी हुई हो, क्योंकि जो भी है वो है तो आपकी बेटी ना। इसका ध्यान रखना चाहिए। गलतियां तो बच्चे ही करते हैं, बड़े भी अगर यही करेंगे तो बच्चों और बड़ों में क्या अंतर रह जाएगा। मिस्टर शर्मा अपनी वाइफ को देखकर गर्व करते हुए बोले, तुम बहुत अच्छी हो। तुम ही हो जो मुझे अच्छे से समझती हो और मुझे प्यार करती हो। पर वो आरोही, वो तो तुम्हें एक फूटी आंख भी नहीं देखना चाहती है। वो तो तुम्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करना चाहती है और माँ के रूप में भी नहीं मानती है। उसके लिए तो तुम एक बुरी औरत हो। लेकिन अब बहुत हो गया। मैं अब और आरोही की मनमानी करते हुए नहीं देख सकता। वहीं मायरा की माँ अपने पति की बात सुनकर मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। यही सोच रही थी कि बला टली उस चुड़ैल से। अच्छा हुआ वो चली गई। जब से आई हूँ तब से कुंडली मारकर अब हमारी जिंदगी में बैठ गई है। अच्छा है उसके बाप ने उसे खुद ही निकाल कर बाहर कर दिया।
अब मैं भी देखती हूँ आरोही, तुम कैसे वापस आती हो। मैं कभी भी तुम्हें वापस आने का रास्ता ही नहीं दूंगी। ये कहकर मनी मन बहुत ज़्यादा खुश हुई जा रही थी। तभी मिस्टर शर्मा उन्हें शांत देख कर बोले, क्या बात है, तुम कुछ सोच रही हो? तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, तुम जानती हो ना, मैं सब ठीक कर लूँगा। तो बस रिलैक्स रहो। तुम आ गई हो तो मुझे हिम्मत मिल गया है। मैं वापस से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में पूरी तरीके से जुट जाऊंगा। वहीं अंजलि मिस्टर शर्मा की बात सुनकर उनके चेहरे पर अपना हाथ फेरने लगी और उनके सीने से लग गई। मिस्टर शर्मा भी बड़ी प्यार से उसे अपने गले से लगा लिया। दूसरी तरफ आरोही दज के बिला पर थी और उसका बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कि कुछ भी करने का। सुबह से ही उदास थी क्योंकि आज वो ऑफिस नहीं गई थी और घर में पूरी तरह से बैठे हुए बोर हो रही थी। वो रह रहकर दज को याद कर रही थी और उसका मन कर रहा था कि वो दज से बात करे, पर वो चाह कर के भी कॉल नहीं करती क्योंकि वो उसे किसी भी तरह से डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। वो मन मारकर टीवी देखने लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ दज अपने ऑफिस के केबिन में बैठा हुआ जरूरी काम कर रहा था। तभी उसका असिस्टेंट केबिन का डोर नॉक किया और दज अपनी कोल्ड वॉइस में बोला, कम इन। उसका असिस्टेंट तुरंत डोर ओपन कर अंदर आया। वहीं दज अपनी चेयर पर बैठा हुआ लैपटॉप पर अपनी लंबी लंबी उंगलियों को चलाए जा रहा था, जैसे मानो बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा हो। वहीं उसका असिस्टेंट अपने बॉस को देखता है और पहले उन्हें ग्रीट करता है, जिस पर दज एक नज़र उसकी तरफ देखता है और जिसे समझकर पीछे दज की तरफ देखकर बोला, सर, ऑल वर्क इज डन। ये सुनकर दज बिना किसी भाव के उसी तरह लैपटॉप पर काम करते ही बोला, गुड, नाउ यू गो। वहीं उसका असिस्टेंट ये सोचता है कि आज उसके बॉस उसकी तारीफ करेंगे, पर दज की ऐसी कोल्ड और बिना भाव वाली रूड वॉइस को सुनकर उसका मुंह लटक जाता है। फिर वो उसी तरह उदास चेहरा लेकर केबिन के बाहर चला जाता है। वहीं विजय के केबिन से बाहर जाते ही दज के हाथों की उंगलियां जो कि लैपटॉप पर तेजी से चल रहे थे, वे एक सेकंड के लिए रुक गए और अचानक ही कुछ सोचकर उसके होठों पर एक तिरछी मुस्कान आ गई। फिर वापस से वो लैपटॉप पर काम करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ मायरा करण के पास थी और वो दोनों एक दूसरे की बाहों में लेटे हुए थे। अब तक मायरा ने वापस से करण को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया था और करण भी पहले से शांत हो गया था। उसका नशा भी उतर गया था। वहीं मायरा ने उसे समझा दिया कि एक कंपनी डूबी है तो क्या हुआ, उसके पास और भी कंपनियां हैं और वो अपनी कंपनी को पहले की तरह चला सकता है। जो होना था वो हो गया, अब उसके बारे में सोचकर बाकी कंपनियों को क्यों लॉस में डाल रहे हो। ये सब सुनकर करण रिलैक्स होता है और उसे मायरा की बातें सही लगती हैं। तभी मायरा के पास उसकी माँ की कॉल आती है। मायरा कॉल आने पर अपना मोबाइल उठाकर देखती है तो उसकी माँ का कॉल था। वो कॉल पिक कर बात करने लगती है। जैसे ही वो अपनी माँ की बात सुनती है तो उसके चेहरे के भाव बदलने लगते हैं। मायरा अपनी माँ की बात सुन रही थी और उसका चेहरा फीका पड़ने लगा। कुछ देर बाद वो गुस्से से बोली, आखिर ये कौन है जो हमारी कंपनी को बर्बाद करने पे तुला है? पर जो कुछ भी हो बहुत जल्दी पता चल जाएगा, आप चिंता मत करो मॉम। मैं करण से भी बात करती हूँ इस बारे में। जिस पर उसकी माँ दूसरी तरफ से बोलती है कि बेटा, मैंने तुम्हारे डैड को वापस से फंसा लिया है, पर तुम अपना बताओ, करण तो ठीक है? उसकी भी कंपनी तो पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। अपनी माँ की बात सुनकर मायरा बोली, डोंट वरी मॉम, आपकी बेटी भी आप ही की तरह है। वो भी वापस से किरण को समझा बुझा लिए। वैसे भी अभी उसका एक न्यू कंपनी ही बर्बाद हुई है, अभी उसकी और भी कंपनियां हैं, तो जस्ट चिल, डरने की कोई बात नहीं है। उसकी माँ हल्का सा मुस्कुराकर बोलती है, वेरी गुड, आई एम सो प्राउड ऑफ यू माई डॉटर, यू आर द बेस्ट डॉटर। ये सुनते ही मायरा के होठों पर शैतानी मुस्कुराहट आ जाती है। तभी उसकी माँ दूसरी तरफ से बोलती है, बेटा, करण को तुम किसी भी हाल में अपने से दूर मत करना, क्योंकि करण वो सोने का अंडा देने वाला मुर्गा है जिसे तुम खुद से दूर की तो तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। तुम जानती हो कि करण अभी भी कहीं ना कहीं उस आरोही के चक्कर में पड़ा है, इसलिए तुम उसे कोई मौका मत देना कि वो तुमसे दूर हो जाए। वैसे एक चीज अच्छा किया है तुमने। तब मायरा अपनी माँ की बात सुनकर कंफ्यूज होते हुए पूछती है, क्या माँ? जिस पर उसकी माँ कहती है, तुमने करण से शादी करके बहुत अच्छा किया है, बस उसे किसी तरह हमेशा खुश रखते रहना। मैं तो कहती हूँ
तुम आज उसे लेकर कहीं बाहर जाओ, डिनर करने जाओ, जिससे तुम दोनों के बीच जो थोड़ी भी बहुत कड़वाहट होगी वो सब दूर हो जाएगी और वापस से तुम्हारे प्रति उसका झुकाव और भी बढ़ जाएगा। ये सुनते ही मायरा दूसरी तरफ से बोली, ओके मॉम, यू डोंट वरी, आई हैंडल इट। मैं उसे पूरी तरह से अपने कंट्रोल में रखी हूँ, वो कहीं नहीं जाने वाला है, क्योंकि मायरा इतनी आसानी से किसी को भी अपने से दूर नहीं जाने देती है। और जहाँ बात है करण की, तो वो तो मेरे लिए सोने का खजाना है, तब उसे भला मैं कैसे जाने दे सकती हूँ। और रही बात आरोही की, मैं ये सोच रही थी कि आरोही अभी मायरा बोल ही रही थी कि दूसरी तरफ से उसकी माँ बोली, तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे डैड ने वैसे भी आरोही को ऑफिस से निकाल दिया है और वो उससे कोई भी रिश्ता नहीं रख सकते हैं। जिस पर मायरा तुरंत बोली, मॉम, चाहे जो भी हो, अभी भी सारी प्रॉपर्टी आरोही के नाम पर ही है। ये सुनते ही उसकी माँ होठों पर उसी तरह कुटिल मुस्कान लिए बोली, तुम उसकी चिंता मत करो, अब वो दूर हो चुकी है और वो चाह कर भी वापस नहीं आ सकती है। लेकिन अगर वो फिर भी वापस आती है और प्रॉपर्टी पर अपना हक जमाना चाहती है, तो उसका भी वही हाल होगा जो उसकी माँ का हुआ था। उसे भी अपने रास्ते से हटाने में 1 मिनट नहीं लगेगा। ये सुनते ही मायरा भी खुश हो जाती है और दोनों ही माँ बेटी कॉल पर ही हंसने लग जाती हैं। फिर वो दोनों बातें ख़त्म कर मोबाइल रख देती हैं। कुछ देर बाद मायरा करण के पास जाती है, जो इस वक्त सो रहा था। वो वापस से उसके बगल में लेट जाती है और उसके बालों को सहलाने लगती है। फिर बड़े गौर से करण के चेहरे को देखने लगती है। उसके दिमाग में इस वक्त कुछ चल रहा था, वो कुछ सोच रही थी जिससे वो अपने आगे के कदम को अच्छे से पूरा कर सके। अचानक ही उसकी आंखें चमक उठी। उसे याद आता है कि उसके डैड ने उसकी शादी की रिसेप्शन पार्टी रखी है। ये सोचकर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो करण के चेहरे की तरफ झुककर उसके होठों को चूमने लग जाती है। करण जो इस वक्त सो रहा था, धीरे धीरे उसे भी एहसास हो जाता है कि कोई उसके होठों को चूम रहा है। वो भी मायरा की कमर में हाथ डाल उसे अपनी तरफ खींचकर उसका साथ देने लग जाता है। कुछ ही देर में वो दोनों फिर से अपनी हवस की दुनिया में खो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ दक्ष आज जल्दी ही अपनी विला के लिए निकल जाता है, क्योंकि उसे पता था कि आरोही आज घर पर है और वो अकेली बोर हो रही होगी। तो भला हमारे दक्ष बाबू कैसे अपनी वाइफ को बोर होने दे सकते हैं। वो शाम के 5 बजे ही अपनी विला पहुंचता है। जैसे ही वो अपनी विला के अंदर जाता है, तो आरोही हॉल में बैठी टीवी देख रही थी। जैसे ही आरोही की नज़र दक्ष पर जाती है, तो वो चौंक जाती है। वो सोचने लगती है कि यार दक्ष इतनी जल्दी कैसे आ गए। मगर वो कुछ बोलती नहीं है और होठों पर मुस्कान लिए हुए दक्ष को देखती है। वहीं दक्ष चलते हुए आता है और सोफे पर आरोही के बगल में बैठकर उसे साइड से हक करते हुए बोला, आई मिस यू जान। ऐसा कहकर वो उसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपा लेता है। आरोही दक्ष के ऐसा करने से सिहर सी जाती है, पर वो खुद को कंट्रोल कर जल्दी से दक्ष को खुद से दूर करते हुए बोली, जाइए, आप यहाँ से पहले फ्रेश होकर आइए, आप बाहर से आए हैं, आपके पसीने से बदबू आ रही है। ये सुनते ही दक्ष उसकी तरफ अजीब सा मुंह बनाकर बोला, ये तुम क्या बोल रही हो वाइफी, तुम्हें पता भी है इस तरह से मुझे अपना बनाने के लिए लड़कियां तरासती हैं, और तुम हो कि बदबू कह रही हो। ये बदबू नहीं है जान, ये तो मेरे प्यार की खुशबू है। ये कहते हुए वो वापस से आरोही के गले लगने लगता है। तब आरोही उसे दूर करते हुए बोली, नहीं, बिल्कुल नहीं, पहले जाकर फ्रेश होकर आइए, तब तक मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट अरेंज करती हूँ। दक्ष भी मुंह लटकाकर निराशा से अपने भारी कदमों को लिए रूम में चला जाता है। वहीं आरोही दक्ष को इस तरह जाते देख मुस्कुराती है और वो भी किचन में चली जाती है। कुछ देर बाद जब सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे आता है, तो आरोही डाइनिंग टेबल के पास होती है। दक्ष उसके पास जाकर पीछे से हक करते बोला, नाउ यू आर हैप्पी। ये सुनते ही आरोही बड़ी सी मुस्कान के साथ बोली, या आई एम वेरी हैप्पी। ये कहकर वो दक्ष की तरफ मुड़कर उसके बालों में अपने हाथ घुमाने लगती है। दक्ष भी मुस्कुराकर उसके गालों को चूम लेता है। वहीं दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठकर चाय पीने लगते हैं और साथ में स्नैक्स खाने लगते हैं। तभी दक्ष अपने मोबाइल को स्क्रॉल करते हुए कुछ देखता है और दक्ष आरोही की तरफ देखकर बोला, भाई भी क्यों ना हम आज कहीं बाहर चलते हैं और आज बाहर डिनर करते हैं, फिर तुम्हें शॉपिंग भी करा देंगे। ये सुनकर आरोही बोली, नो, मुझे शॉपिंग की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं, आपने पूरा अलमीरा भर रखी है। जिस पर दक्ष बोला, नो वाइफी, ऐसा तो नहीं चलेगा। लेकिन आरोही मना करती है। तभी दक्ष उसे ज़बरदस्ती करके अपने साथ चलने को कहता है। कुछ देर तक ना करने के बाद
आरोही हार मानकर उसकी बात मान जाती है और रूम में जाकर कपड़े चेंज करने लगती है। 20 मिनट बाद दोनों ही कार में बैठे हुए थे। दक्ष के कार के आगे पीछे बहुत सी कारें थी जिनमें उसके गार्ड्स थे। दक्ष अपनी कार खुद ड्राइव कर रहा था क्योंकि उसे आरोही के साथ अकेले टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता था। वो नहीं चाहता था कि उसके और आरोही के बीच कोई आए। दक्ष ड्राइव करते हुए आरोही की तरफ बार बार देखे जा रहा था और आरोही मुस्कुराते हुए दक्ष के चेहरे को सामने की तरफ कर देती है। कुछ देर बाद वो दोनों एक बड़े से मॉल के सामने पहुंचते हैं तो दक्ष कार रोकता है। कार को रोकते ही दक्ष कार का डोर ओपन कर बाहर आता है और दूसरी साइड जाकर आरोही को डोर ओपन करता है। आरोही भी मुस्कुराकर दक्ष के डोर ओपन करते ही उसका हाथ पकड़कर बाहर आती है। फिर दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए मॉल के अंदर जाते हैं। वहीं उसके गार्ड्स भी उन्हें प्रोटेक्ट करते हुए पीछे पीछे चलते हैं। कुछ गार्ड्स मॉल के बाहर और कुछ मॉल के अंदर चले जाते हैं। मॉल के मैनेजर को जैसे ही पता चलता है कि दक्ष खन्ना अपने ही मॉल में आया है तो वो जल्दी से उसके वेलकम के लिए वहाँ पहुँचता है और बहुत ही रिस्पेक्टफुली उनका वेलकम करने लगता है। हालांकि ये मॉल का ही था, केवल ये मॉल ही नहीं, उस शहर में बहुत से मॉल के थे। दक्ष ने पहले से ही सारे अरेंजमेंट करवा रखी थी। उसने पहले ही इंस्ट्रक्शन दे दी थी कि वो शॉपिंग करने आने वाला है तो मॉल में भीड़ नहीं होनी चाहिए। अभी मॉल में बहुत कम लोग थे, बस कुछ वीआईपी कस्टमर ही वहाँ मौजूद थे। दक्ष मैनेजर के वेलकम करने पर कुछ नहीं बोलता है और उसी तरह एटीट्यूड के साथ आरोही के हाथों को पकड़े हुए अंदर चला जाता है। वहाँ से वो सीधे आरोही को ओमेन शॉप पर ले जाता है। दक्ष मैनेजर के कहने के अनुसार वहाँ की लेडी एम्प्लॉय एक से एक डिजाइनर ड्रेस आरोही को दिखाने लगती हैं। कई एम्प्लॉय आकर आरोही के तरह तरह की ड्रेस दिखाने लगती हैं। वो सभी को मना कर दे रही थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी कि कौन सा ले। वहीं 10 सोफे पर किसी राजा की तरह एक पैर अपना दूसरे पैर पर चढ़ाए हुए बैठा था और अपने एक हाथ से मोबाइल को स्क्रॉल कर रहा था। वहीं लेडीज एम्प्लाई जो आरोही को ड्रेसेस दिखा रही थी, उनकी नजरें तो बस दक्ष पर ही टिकी हुई थी। आरोही ये देखकर गुस्से से लाल हो जाती है। वो सभी एम्प्लॉयज एक टक दक्ष को ही देखे जा रही थी। दक्ष जैसे हैंडसम और चार्मिंग लड़के को देखकर कोई भी उस पर दिल हार जाए। दक्ष के चेहरे पर एक अलग ही नूर था। सारी एम्प्लॉय उसे देखकर पागल हो रही थी। वो सभी आरोही को देखकर सोच रही थी कि वो कितनी लकी है कि उसे दक्ष खन्ना जैसा हस्बैंड मिला है, पर वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती थी। उनका भी मन कर रहा था कि बस एक बार दक्ष उनकी तरफ देख ले, पर दक्ष जैसा कि सभी उसे जानते थे कि वो बहुत ही एरोगेंट नेचर का इंसान है। वो कभी किसी की तरफ नहीं देखता है और लड़कियों से तो उसे सख्त नफरत है। जो लड़कियां उसे सिड्यूस करने की कोशिश करती हैं उन्हें तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ता। वहीं आरोही जब ये देखती है कि एम्प्लॉय उसके हस्बैंड को घूर घूर कर देख रही है तो उसे बहुत तेज गुस्सा आता है। वो अपने हाथों की मुट्ठी बनाकर दक्ष की तरफ देखती है जो कि सिर्फ अपने मोबाइल में ही देखे जा रहा था। वो सीधे दक्ष के पास जाकर उसकी गोद में बैठ जाती है। दक्ष जो मोबाइल को स्क्रॉल कर रहा था वो अचानक आरोही की इस तरह गोद में बैठने पर एक पल के लिए चौंक जाता है और अपनी भवें उचकाकर उसकी तरफ देखता है, जैसे मानो पूछ रहा हो क्या हुआ वाइफी। जिस पर आरोही उसके गले में हाथ डालकर बोली, हबी देखो ना, मुझे कुछ भी पसंद नहीं आ रहा है, आप चल के कुछ चूज कर लो ना। आरोही के मुंह से ये बात सुनते ही दक्ष के होठों पर एक तिरछी स्माइल आ गई। अचानक ही दक्ष अपनी नजरों से पीछे की तरफ देखता है तो वो सब कुछ समझ जाता है और वो उसी तरह होठों पर तिरछी स्माइल लिए हुए ही आरोही को अपनी तरफ खींचता है। फिर वही सबके सामने उसके होठों को चूमने लगता है। दक्ष बिना किसी की परवाह किए आरोही के होठों को बड़ी ही शिद्दत से चूमे जा रहा था। वहीं आरोही का हाल बहुत बुरा था। शर्म के कारण उसकी नजरें ऊपर नहीं उठ रही थी। उसको सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही थी और वो सन के कारण दक्ष के किस का रिस्पॉन्स भी नहीं कर पा रही थी। ये महसूस कर दक्ष ने अपने एक हाथ को आरोही की कमर के पास ले गया और हल्का सा चिकोटी काटा, जिससे आरोही अपने सेंस में वापस आई। वो तो एक पल के लिए बेसुध हो गई थी, उसे बिल्कुल भी होश नहीं था। पर जैसे ही दक्ष ने उसके कमर में चिकोटी काटी उसे एहसास हुआ और अपनी आंखें खोल दक्ष की तरफ देखने लगी। दत्त अपनी आंखों से इशारा करने लगा, जिसे समझकर आरोही की आंखें चमक उठी और ना चाहते हुए भी उसके हाथ दत्त की गर्दन पर लिपट गए। फिर वो भी उस किस में दत्त का साथ देने लगी। आरोही का साथ मिलते ही दत्त और भी ज्यादा अग्रेसिव हो गया और उसे बहुत ही पैसेटली किस करने लगा।
दोनों ही एक दूसरे को किस कर रहे थे। इस बात से अनजान वहां खड़ी लेडी एम्प्लॉय आरोही को देखकर जल भून रही थी। जलन के कारण उनकी आंखें गुस्से से लाल हो रही थी। उन सब ने अपने हाथों की मुट्ठी बना ली थी और मन ही मन सोच रही थी, काश आरोही की जगह वो होती। उन्हें अभी आरोही से बहुत ही ज्यादा जलन महसूस हो रही थी। वहीं आरोही भी एक पल के लिए दक्ष के किस में भूल सी गई थी कि वो दोनों अभी कहाँ हैं। काफी देर बाद जब दोनों को ही सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी, तब धीरे से दच ने आरोही के होठों को छोड़ा। दच के छोड़ते ही आरोही की पलकें सर से नीचे झुक गईं और उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया। उसके होठ भी सूज गए थे और दच उसके चेहरे को बड़े ही गौर से देख रहा था। फिर उसके चेहरे की स्माइल और बढ़ती जा रही थी। वो होठों पर तिरछी मुस्कान लिए एक टक आरोही को देखता रहा। वहीं आरोही शर्म के कारण अब दच से नजरें भी नहीं मिला पा रही थी। वो उसी तरह पल के नीचे किए हुए बैठी थी। कुछ देर बाद दच आरोही के होठों पर रब करते हुए अपनी मैग्नेटिक वॉइस में बोला, व्हाट हैपेंड वाइफी, डू यू लाइक इट, डू यू वांट वंस मोर। ये सुनते ही आरोही हैरानी से अपनी आंखें बड़ी किए हुए दच की तरफ देखने लगी और गुस्से से उसके कंधे पर अपने मुक्के से मारती बोली, यू सेम्सलेस, जरा सा भी शर्म नहीं है, बेशर्म ठड़की इंसान। ये कहकर वो एक झटके में उसे गोद से उतर गई। पर दक्ष तुरंत वापस से उसे अपनी गोद में ले लिया और उसकी तरफ देखकर बोला, ये साइड सीट तुम्हारे लिए ही है वाइफी। ये कहकर दक्ष अपनी एक आइस विंग कर दी, जिससे आरोही ज्यादा शर्मा गई और दक्ष के सीने से लग गई। आधे घंटे बाद दोनों वुमेन सेक्शन से बाहर आए। कुछ ही देर में दक्ष ने आरोही के लिए बहुत सी ड्रेस ले लिए थे और आरोही ने बहुत कोशिश की कि वो ज्यादा ड्रेस ना ले, लेकिन दक्ष नहीं माना और कम से कम 1 दर्जन ड्रेस उसने ले लिए थे। दक्ष ने अपने दोनों हाथों में आरोही के ड्रेसेस को पकड़ा हुआ था और वहीं आरोही दक्ष के बाजू को पकड़कर उसके साथ चल रही थी। दक्ष आरोही के कानों के पास जाकर बोला, वाइफी, आई एम सो हंग्री, सो प्लीज हम यहीं डिनर करते हैं, व्हाट डू यू से। ये सुनते ही आरोही मुस्कुरा दी और उसकी मुस्कुराहट को देखकर दक्ष समझ गया और उसे पार्किंग एरिया की तरफ लेकर और दूसरी साइड जाकर मॉल के बैकयार्ड में एक बड़ा सा रेस्टोरेंट था। ये रेस्टोरेंट भी दक्ष का ही था, जो कि बहुत फेमस था। दक्ष के लिए यहाँ पहले से ही वीआईपी रूम रिजर्व रहता था। दक्ष अपने सब रेस्टोरेंट और मॉल में अपने लिए सब कुछ रिजर्व करा रखा था। दक्ष के रेस्टोरेंट में पहुंचते ही रेस्टोरेंट का मैनेजर आया और उसे झुककर ग्रीट किया। दक्ष बिना किसी भाव के एरोगेंट स्टाइल में बोला, मेरे प्राइवेट रूम को रेडी करो। ये सुनते ही मैनेजर ने हाँ में सिर हिलाते बोला, यस सर, प्लीज कम। उसे ग्रीट करते हुए आगे से ले गया। दक्ष लंबे लंबे कदमों को बढ़ाते हुए आरोही के कमर में हाथ डाल अपने साथ लेकर प्राइवेट रूम में चला गया। दोनों ही प्राइवेट रूम में गए तो आरोही हैरान रह गई। ये रूम बिल्कुल अलग था, जैसे मानो कोई मीनो होटल हो। सब कुछ दक्ष के अकॉर्डिंग ही था। वहाँ वॉल्स पर बड़े बड़े पेंटिंग थे जो बहुत ही ज्यादा एंटिक और आई कैचिंग लग रहे थे। आरोही जो खुद एक रईस घर से थी, इसलिए उसे इन सब की नॉलेज थी। वो एक एक चीजों को बड़े गौर से देख रही थी। ये सब देखने में आरोही पूरी तरह से व्यस्त थी कि तभी दक्ष ने पीछे से जाकर उसके कमर में हाथ डालकर बोला, व्हाट डू यू सी वाइफी। ये सुनते ही आरोही कुछ नहीं बोली, बस मुस्कुराकर दक्ष की तरफ मुड़ी और उसके गले से लग गई। कुछ देर बाद वो दोनों बैठकर अपने अपने फेवरेट डिश को एंजॉय कर रहे थे। 1 घंटे बाद दोनों रेस्टोरेंट से बाहर आए और दक्ष अपनी रोल्स रॉयल कार लेकर आया। फिर आरोही को बैठने का इशारा किया। आरोही भी उसी के साथ फ्रंट सीट पर बैठ गई। आरोही की कार में बैठते ही दक्ष ने अपनी रोल्स रॉयल कार को आगे बढ़ा दिया। फिर उनकी गाड़ी के आगे पीछे उनके गार्ड्स भी चल दिए। वहीं दूसरी तरफ करण और मायरा भी उसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आए थे। वो डिनर करने के बाद जाने लगे, तभी अचानक मायरा की नज़र एक ब्लैक कलर की रोल्स रॉयल कार पर पड़ी और उसको देखकर वो हैरान रह गई, क्योंकि उसने कार के फ्रंट सीट पर आरोही को देखी थी। वैसे तो दक्ष की कार में ब्लैक ग्लास लगे थे, पर अभी आरोही ने विंडो को खोल रखा था, जिस कारण मायरा ने उसे देख लिया था। मायरा को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वो करण को बताने वाली थी, पर फिर कुछ सोचकर चुप हो गई। तभी करण अपनी कार लेकर आ गया था। फिर दोनों वहां से निकल गए। जैसे ही रेड लाइट पर कार रुकी तो मायरा की नजर वापस से रोल्स रॉयल कार पर गई। उसने फिर से देखा कि आरोही उस कार में बैठी है, पर वो उसके साथ बैठे इंसान को नहीं देख पाई, क्योंकि वो कार कुछ दूरी पर था। आरोही मिरर साइड बैठी थी, इसलिए मायरा ने उसे देख लिया था।
मायरा को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि आखिर आरोही इतनी बड़ी कार में कैसे बैठ सकती है। वो खुद करण की वाइफ हो गई थी, पर करण के पास वैसी कार नहीं थी, क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव कार थी। वो कार पूरे इंडिया में सिर्फ 4 लोगों के पास थी। इस कारण मायरा को ये सोच सोच कर गुस्सा आ रहा था कि आरोही ऐसे इंसान को कैसे पटा सकती है। बस वो ये जानना चाहती थी कि आखिर वो इंसान कौन है। मायरा अपने ही सोच में गुम थी कि तभी करण मायरा की तरफ देखकर बोला, तुम क्या सोच रही हो बेबी? तभी ग्रीन लाइट ऑन हुई और 10 की कार आगे बढ़ गई। आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। और प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ, जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।